ट्राई टू अंडरस्टैंड कोमल, जीडीपी और जीएनपी में थोड़ा अंतर है, ठीक है ना। जीएनपी में हम एनएफआईए को जोड़ते भी हैं जीडीपी में, तो वो जीडीपी में ये शामिल नहीं होता, ये जीएनपी का हिस्सा होता है, ठीक है। चलो बस, चलो गुड इवनिंग, चलो शुरू करते हैं, फिर शुरू करें। चलो आज का सवाल लेने से पहले गेस करो आज का सवाल क्या होगा। अगर मैं ये न्यूज़ पढ़ूँ जो कि कल न्यूज़ में आया है, कल के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आया है, जरा इस न्यूज़ को पढ़ना, ठीक है। बिजनेस स्टैंडर्ड का एक न्यूज़ है, हिंदी अनुवाद है, बिजनेस स्टैंडर्ड में ये न्यूज़ आया है। बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़ क्या है, जरा ध्यान से समझना। दुनिया भर में भारी उथल पुथल के बीच कंसल्टेंसी फर्म डेलॉयट इंडिया, ठीक है ना, डेलॉयट इंडिया ने कहा है कि भारत की चालू वित्त वर्ष में विकास दर 6.2 to 6.8% प्रतिशत की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। इसके पीछे वजह बताते हुए कहा गया कि फेस्टिवल सीजन में खर्च बढ़ने और अगले साल लोकसभा चुनाव के पहले सरकारी खर्च बढ़ने से इस ग्रोथ को जोरदार सपोर्ट मिलेगा। डेलॉयट ने महीने की शुरुआत में जारी अपने भारतीय आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा है कि भारत को साल 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए हर वित्त वर्ष कम से कम, नाउ दिस इज टू बी नोटेड, ये याद रखो कि 2027 तक दुनिया में अगर उसको तीसरी बड़ी इकोनॉमी है तो कम से कम 6.5% की स्पीड से आगे बढ़ना होगा, ठीक है। इस खबर के मुताबिक भारत को साल 2047 तक विकसित देश बनने के लिए हर साल 8 से 9% आर्थिक विकास दर की जरूरत होगी। ध्यान देना, ये दो लाइन पर 27 तक अगर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है डेलॉयट इंडिया का मानना है तो भारत को 6.5% हर वर्ष वृद्धि दर चाहिए, और 2047 तक अगर विकसित देश बनना है तो लगभग 8 से 9% वृद्धि दर चाहिए। ये कल का न्यूज़ है, ठीक है। तो सोच कर देखो कि इससे मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हम शुरुआत कर देंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और वो क्वेश्चन है, अच्छा 3:30 बजे वाले में असाइनमेंट अपलोड नहीं हुआ है, मैं बात कर लूँगा, किताब हो जाना चाहिए, ठीक है ना, हो जाएगा। तो ये सवाल है 2020 का संभाव्य जीडीपी यानी पोटेंशियल जीडीपी की बात कर रहे हैं हम, वो परिभाषित कीजिए तथा उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। वे कौन कौन से कारक हैं जो भारत को अपने संभाव्य जीडीपी को साकार करने से रोकते हैं। सवाल लिखो जल्दी से, 2020 का है, आईएएस मेंस 2020 का सवाल है। ये देख लो, ये सवाल फिर इंपॉर्टेंट हो गया है जिस तरह से डेलॉयट इंडिया का रिपोर्ट आया है। और ध्यान रखना, ऐसे ही सवाल बनते हैं डेलॉयट इंडिया से, जैसे रिपोर्ट आया कि किस तरह से सवाल बन जाते हैं। जल्दी से सवाल उतारो। संभाव्य जीडीपी को परिभाषित कीजिए तथा उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। वे कौन कौन से कारक हैं जो भारत को अपने संभाव्य जीडीपी को साकार करने से रोकते हैं, ठीक है। और हम अभी जो बात कर रहे थे, हाँ देखो प्रभात आनंद ने बोल भी दिया कि सर आप पोटेंशियल जीडीपी की बात करने वाले हैं, ठीक है। जरा देखिए सवाल को, इस सवाल को 3 पार्ट में बांटा जाएगा। 150 शब्द का सवाल है, लेकिन देखिए इसको 3 पार्ट है। पहला तो आप बताएंगे संभाव्य जीडीपी के बारे में, उसको परिभाषित करना है, डन। फिर आप बताएंगे उसके निर्धारकों की व्याख्या, उसके निर्धारक कौन कौन से कारक हैं, ठीक है, उसके निर्धारक कौन कौन से हैं, और वे जो उसको साकार करने से रोकते हैं वे कारक कौन से हैं। कुल मिलाकर आप देखिए सवाल के 3 पार्ट हैं। अगर इस सवाल का मैं प्रारूप बनाने जाता हूँ, प्रारूप, तो इस प्रारूप में सिंपल सा आपको पहले संभाव्य जीडीपी के बारे में यानी पोटेंशियल जीडीपी के बारे में बात करना पड़ेगा, क्या है उसको परिभाषित कर दीजिए। फिर उसके बाद में कारक जो संभाव्य जीडीपी के लिए आवश्यक है, संभाव्य जीडीपी को निर्धारित करते हैं, वो निर्धारित करते हैं, कारक बोल सकते हो, शब्द को लेकर के ना निर्धारित करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट कौन है, इसको कारक का मतलब यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट है कौन से, और फिर वे कारक जो रोकते हैं, जो बाधक बनते हैं, जो बाधक हो वे कौन से कारक हैं, और फिर सरकार क्या कर रही है, सरकार द्वारा, यही आगे की राह, ठीक है। इसको इस तरह से ही लिखना पड़ेगा, इस उत्तर को ध्यान दो, इसी प्रारूप में इसका उत्तर होना चाहिए। लिख लो थोड़ा, जल्दी से। पोटेंशियल जीडीपी क्या है, कारक जो पोटेंशियल जीडीपी को निर्धारित करते हैं, वे कारक जो बाधक का सरकार द्वारा होता है। डन। अब हम लोग आगे बढ़े, ठीक है ना, बात करते हैं। सबसे पहले तो संभाव्य जीडीपी, इसकी बात करते हैं। संभाव्य जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है जरा समझना। जैसे कि मैंने फिर लिखा, मैं फिर इसमें लाता हूँ, ध्यान देना क्या है इस पूरे रिपोर्ट में। कोई बता सकते हो तुम लोग संभाव्य जीडीपी क्या है? उत्तर देने की जरूरत नहीं, बता ही देता हूँ। ये है 6.5%। हमें 6.5% जो ग्रोथ रेट चाहिए, हमें 2047 तक जो 8 से 9% का ग्रोथ रेट चाहिए, इसी को कहा जाता है पोटेंशियल जीडीपी, संभाव्य जीडीपी, ठीक है ना। तो आखिर अगर बात किया जाए कि संभाव्य जीडीपी होता क्या है, तो जरा ध्यान देना। आमतौर पर जीडीपी के हर साल 2 आंकड़े प्रकाशित होते हैं, एक होता है मौद्रिक जीडीपी और दूसरा होता है वास्तविक जीडीपी। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस जान कर रखो। मौद्रिक जीडीपी जो हम लोग बात करते हैं बाजार मूल्य में निकाला जाता है, और वास्तविक जीडीपी जिसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नहीं होता है, जो आधार वर्ष के मूल्य पर निकाला जाता है। तो 2 प्रकार के जीडीपी के आंकड़े। लेकिन अगर हम संभाव्य जीडीपी की बात करते हैं तो जरा समझना, संभाव्य जीडीपी बोलता है कि अर्थव्यवस्था में यदि उत्पादन के कारकों को समायोजित कर दिया जाए, किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि उत्पादन के कारक कौन से हैं? भूमि, पूंजी, श्रमिक, उद्यमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि उत्पादन के कारकों को समायोजित किया जाता है, जिससे उत्पादित होने वाले वस्तु और सेवा के वास्तविक मूल्य को हम संभाव्य जीडीपी कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि उत्पादन के जितने भी कारक हैं, भूमि है, पूंजी है, श्रमिक है, व्यवसाय है, उद्यमी है, उसको पूरी तरह से नियोजित कर दिया जाए और उससे होने वाले
वस्तु और सेवा के उत्पादन, जो उससे होने वाले वस्तु और सेवा के उत्पादन के जो वास्तविक मूल्य होगा, उसे ही संभावित जीडीपी कहा जाता है, पोटेंशियल जीडीपी। मतलब पोटेंशियल जीडीपी क्या बताता है? वर्तमान में जो जीडीपी है उसकी अपेक्षा भविष्य में जो उच्चतम जीडीपी, भविष्य में जो हमें उच्चतम जीडीपी प्राप्त करना है। कैसे? अगर मान लो अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर जो है वो एक समान रहे, जैसा भी समृद्धि दर चल रहा है वही समृद्धि दर चलता रहे, क्या समृद्धि दर क्या रहे? एक समान रहे। दूसरी तरफ रोजगार, पूर्ण रोजगार की स्थिति हो, दूसरी तरफ क्या हो? पूर्ण रोजगार की स्थिति हो, और तीसरी तरफ मुद्रास्फीति नियंत्रित हो। बात को समझना। अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें कि समृद्धि दर बढ़ रहा है, एक स्थिर दर पर या एक समृद्धि दर में वृद्धि देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं? रोजगार की पूर्ण अवस्था है, यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। तीसरी जगह पूर्ण रोजगार का मतलब कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ काम मिला हुआ है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ आर्थिक गतिविधि में लगा हुआ, आर्थिक गतिविधि में। और तीसरा अगर हम देखें मुद्रास्फीति क्या है? नियंत्रित है। तो हम क्या देख रहे हैं? इसके द्वारा जो भविष्य में उच्चतम जीडीपी प्राप्त किया जा सकता है, जो भविष्य में कोई अर्थव्यवस्था उच्चतम जीडीपी, सबसे अधिकतम जीडीपी या उच्च समृद्धि दर को प्राप्त कर सकती है, उसे ही हम कहते हैं संभावित जीडीपी, उसे ही संभावित जीडीपी कहा जाता है। वैसे समझना, किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि पूर्ण रोजगार की स्थिति में, इसमें पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पादन के सभी कारकों को इस प्रकार समायोजित कर लिया जाता है कि उससे, या पूरी तरह से समायोजित किया जाता है जिससे, या नियोजित किया जाता है जिससे उत्पादित वस्तु और सेवा के वास्तविक मूल्य को पोटेंशियल जीडीपी कहा जाता है। लिखो जरा, पोटेंशियल जीडीपी क्या है? देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति में जब उत्पादन के कारकों को पूर्ण रूप से नियोजित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप या परिणामस्वरूप, जिसके फलस्वरूप या परिणामस्वरूप, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादित वस्तु और सेवा के वास्तविक मूल्य को संभावित जीडीपी, याद रखिए यहां मैंने ऐसे जीडीपी लिखा है, आप ऐसे लिखेंगे, जीडीपी कहा जाता है, संभावित जीडीपी कहा जाता है। उतारो जल्दी से। हाँ मलिक साहब, आपका मैसेज पहुंचता है बाबा। ट्यूसडे को नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ट्यूसडे तो छुट्टी रहेगी दशहरा की। वेडनेसडे से कर पाएंगे हम लोग क्लास, वो केवल मेंस का अलग से क्लास होगा आप लोग का ऑनलाइन में ना। उतार लो खाली। सिर्फ मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ फॉर्म आपको जल्द से जल्द मिले ना, इसको पहले उतार लो जल्दी से। जय किशन, जरूरत नहीं है, ऑनलाइन स्टूडेंट तो ऑनलाइन में रहिए ना आराम से, ऑफलाइन आने की क्या जरूरत है? ऑनलाइन में तो मैं वही चीजें जा रही है, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ ना, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा चाहे तो कर सकते हैं और फीस दे करके, लेकिन ऑनलाइन में भी ठीक जा रहा है, कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। डन। तो ये हुआ संभावित जीडीपी। अब इसके आगे क्या कि अर्थव्यवस्था में वर्तमान जीडीपी की तुलना में संभावित जीडीपी भविष्य में अर्थव्यवस्था में उत्पादन के उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करता है, मतलब इसी में लिखो, जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर में वृद्धि हो, पूर्ण रोजगार की स्थिति हो और मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे, ऐसे में प्राप्त होने वाले दीर्घकाल में, थोड़े समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए, दीर्घकाल में जीडीपी की उच्चतम स्थिति को संभावित जीडीपी कहा जाता है। संभावित जीडीपी कहा जाता है मतलब क्या है हम और क्या उच्चतम प्राप्त करना चाहते हैं। अभी हमें 6%, हमारा उद्देश्य 8 से 9% डबल डिजिट प्राप्त करना है। तो ये जो डबल डिजिट प्राप्त करने का उद्देश्य है हमारा, ये डबल डिजिट जो हम पाना चाहते हैं, यही हमारा पोटेंशियल जीडीपी, संभावित जीडीपी है ना, यही हमारा संभावित जीडीपी है। अबे आप तो केवल सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन को घबराइए मत, धीरे धीरे देखिए हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। हाँ संडे को क्लास रहेगा पुष्पेंद्र, करंट की क्लास अभी तक तो है ही, संडे क्लास रहेंगे हम लोग। हाँ मंडे को तबियत ठीक नहीं थी, सॉरी उसके लिए, इस वजह से क्लास नहीं थी।
इंग्लिश वर्ड आप यूज कीजिए लेकिन देवनागरी में लिखिए। देवनागरी, जैसे मैंने जीडीपी को लिखा ना देवनागरी में, यहां मैं गलत लिख रहा हूं, आप सही लिखिए, जीडीपी लिखिए, है ना। मेंस वाली क्लास इसी टाइम में हम लोग करेंगे। हाँ, आप अगर जीडीपी प्रियंका आप जीडीपी हिंदी में भी लिख रहे हैं तो फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और आपको जीडीपी परिभाषित भी नहीं करना, आपको संभावित जीडीपी परिभाषित करना है। डन। अब निर्धारित वो कारक कौन कौन से हैं जो आवश्यक है संभावित जीडीपी के लिए, उस पर बात करें। यानी हम लोगों ने परिभाषा पहले समझिए, संभावित जीडीपी को परिभाषित कर लिया। आप चाहे तो और कम में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप आराम से उसको थोड़ा सा भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम 35-40-50 तो आप लिखिए, क्योंकि वही आपका देखा जाए। इसको पूंजी निर्माण भी हम लोग कहते हैं। और मेरे ख्याल से अगर मेरी क्लास किए हुए हो तो बचत निवेश और पूंजी निर्माण में हमने देखा था कि जो आई है, आई जो है इन्वेस्टमेंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द जीएफसीएफ, है ना, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं निवेश जो है वो अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है। निवेश जो है वो अर्थव्यवस्था में किसको बढ़ाता है? पूंजी, बचत निवेश को, निवेश पूंजी निर्माण को, और पूंजी निर्माण समृद्धि दर को। अगर ये याद हो तो मैंने एक रिलेशनशिप बनाया था, वो रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि अगर हम बात करते हैं बचत, बचत बढ़ेगा, याद करो, बचत बढ़ेगा तो क्या होता है? निवेश बढ़ता है। यहां वित्तीय बचत की बात कर रहे हैं ना। निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो क्या होगा? जल्दी बताओ। पूंजी निर्माण बढ़ेगा, हाँ या ना? पूंजी निर्माण बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? समृद्धि दर बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। हम लोग लिख सकते हैं जीडीपी बढ़ेगा, पूंजी निर्माण होगा तो क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? समृद्धि दर बढ़ेगा, समृद्धि दर में वृद्धि होगा, हाँ या ना? समृद्धि दर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? आय बढ़ेगा या रोजगार बढ़ेगा, ठीक है ना। समृद्धि दर बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा, और आय बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? बचत बढ़ेगा। तो एक तरह से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इनका पूरा साइकिल है। तो निवेश बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बचत बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो फिर बचत बढ़ेगा, बचत बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो पूंजी निर्माण होगा। तो निवेश पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है। और ये देखो पूंजी निर्माण किसको बढ़ा रहा है? जीडीपी को बढ़ा रहा है। और ये देखो जीडीपी किसको बढ़ा रहा है? समृद्धि दर को बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल जीडीपी प्राप्त करने के लिए, पोटेंशियल जीडीपी को प्राप्त करने के लिए, संभावित जीडीपी को प्राप्त करने के लिए निवेश बहुत जरूरी है। निवेश को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो वैसे बचत क्यों नहीं बढ़ा सकते? बचत बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बचत बढ़े तो हमेशा वित्तीय बचत बढ़े। भौतिक बचत भी तो बढ़ सकता है, तो काला धन बढ़ा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि बचत बढ़ना हमेशा वित्तीय बचत को बढ़ाता है, भौतिक बचत भी बढ़ा सकता है। बेहतर है हम निवेश बढ़ाने का ज्यादा प्रयास करें, है ना। तो एक डिटरमिनेंट हमारा क्या हो गया? एक कारक क्या हो गया? निवेश या पूंजी निर्माण को बढ़ाना। डन। दूसरा निवेश या पूंजी निर्माण में वृद्धि। दूसरा दूसरा श्रमिकों के कौशल विकास में वृद्धि, श्रमिकों के कौशल विकास में वृद्धि, ये बहुत जरूरी है। इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हम और आप, इनकार नहीं सकते हैं कि भारत में श्रमिकों की उपलब्धता की कमी नहीं है। भारत में श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज नॉट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री, द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो श्रमिकों की उपलब्धता उतनी महत्वपूर्ण नहीं रखती जितनी कि कौशल तो श्रमिक की उपलब्धता ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। तो कहीं ना कहीं श्रमिकों का कौशल विकास होना, या श्रमिकों के कौशल विकास में वृद्धि, या कौशल तो श्रमिकों की वृद्धि, ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप इसको बोल सकते हैं श्रमिकों के कौशल विकास में वृद्धि, या आप कह सकते हैं इसको एक तरह से कौशल श्रमिकों में वृद्धि, कौशल श्रमिक में वृद्धि होना चाहिए। ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से जो भी शब्द आप यूज करें, ठीक है। तीसरा तीसरा है कि उत्पादकता में वृद्धि होना चाहिए, उत्पादकता में वृद्धि होना चाहिए। खासकर कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं, कृषि क्षेत्र में क्या हो रहा है आप देखिए, एक तो जोत का आकार क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है लगातार। अगर हम 1971 में देखें, जब पहली कृषि जनगणना हुई थी तो 2.28 हेक्टेयर था औसतन प्रति किसान। और वही अब अगर हम देखें 2015 में एनएसएसओ का सर्वे, तो प्रति किसान औसतन जो है वो 1.08 हेक्टेयर हो गया। यानी कह सकते हैं कि लगभग 1 हेक्टेयर, यानी 86%। अगर भारत में सीमांत और लघु किसान है 86%, अगर सीमांत और लघु किसान है तो खेतों का आकार बहुत छोटा है हमारा। अब खेतों का आकार छोटा होने में हमें उत्पादन से ज्यादा क्या करना होगा? उत्पादकता बढ़ाना चाहिए, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता। जैसे कि अगर बात करें, हमारे देश में बागवानी फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत ज्यादा है। बागवानी फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 12 से 13 टन है, जबकि खाद्यान्न फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादकता मात्र कितना? 3 से 4 टन, मात्र 3 से 4 टन। तो उससे तो देखा जाए 3 गुना ज्यादा है बागवानी फसलों का उत्पादकता, उससे 3 गुना ज्यादा है बागवानी फसलों का उत्पादकता। मतलब उत्पादकता क्या है कि प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन हो रहा है, उसको हम उत्पादकता की केस में उत्पादकता मानते हैं, ठीक है ना। और दूसरा और भी एक चीज उत्पादकता में कि जो पूंजी का हम प्रयोग कर रहे हैं, जो संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी ज्यादा होना चाहिए। याद कीजिए, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया, पूंजी उत्पादन अनुपात, पूंजी उत्पादन अनुपात ये क्या बताता है? पूंजी की उत्पादकता को बतलाता है। मैं बोलूं पूंजी उत्पादन अनुपात, सीओआर, कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये क्या बताता है? पूंजी की उत्पादकता को बतलाता है। मतलब आप जितना पूंजी आप खर्च कर रहे हैं उसके अनुपात में उत्पादन कितना हो रहा है, जितना पूंजी आप खर्च कर रहे हैं उसके अनुपात में उत्पादन कितना ज्यादा हो रहा है। और जानते हैं कि जितना पूंजी उत्पादन अनुपात कम होगा, जितना पूंजी उत्पादक अनुपात कम होगा, उतना ही पूंजी की उत्पादकता क्या होगी? ज्यादा होगी। पूंजी की उत्पादकता उतनी ही ज्यादा होगी। और ये मैंने बताया था, मान लीजिए एग्जांपल में 2:1, 1:1 और 1:2 ले रहे हैं। यहां पर पूंजी ले रहे हैं और यहां पर उत्पादन ले रहे हैं। अब जरा बताओ क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट है, जहां पर 1 यूनिट पूंजी लगाकर 2 यूनिट उत्पादन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उत्पादकता में वृद्धि किसकी उत्पादकता? पूंजी की उत्पादकता, पूंजी की उत्पादकता बढ़नी चाहिए। यानी कहने का मतलब है सीओआर या आईसीओआर ये क्या होना चाहिए? ये कम होना चाहिए। जितना आईसीओआर और सीओआर कम होगा, खासकर 1 से कम होगा, अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही बेहतर होगा। तो एक डिटरमिनेंट तो ये चाहिए हमें, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट माना जाता है, ठीक है। मैं बाद में लिखा हूं सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट, ठीक है। और ये क्या है? आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना। डन। क्योंकि आधारभूत संरचना का जितना विकास होगा, जितना आधारभूत संरचना मजबूत होगा, उतना ही ये भी मान लीजिए कि आईसीओआर भी कम होगा, सीओआर भी कम होगा। ये रिलेटेड है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आधारभूत संरचना जो है, अगर हम बात करें तो आधारभूत संरचना का अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है, गुणक प्रभाव, जिसको मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। कैसे? आधारभूत संरचना में वृद्धि होगा तो रोजगार बढ़ेगा,
आधारभूत संरचना में वृद्धि होगा तो कच्चे माल जैसे कंक्रीट ये सब का डिमांड क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा, उत्पादक ज्यादा उत्पादन करेगा। आधारभूत संरचना का विकास होगा तो लोगों की आय और बचत भी बढ़ेगी क्योंकि रोजगार बढ़ रहा है। आधारभूत संरचना का विकास होगा तो मानी सी बात है, ये जीडीपी को बढ़ाएगा, ये जीडीपी में वृद्धि करेगा। आधारभूत संरचना का विकास होगा तो ये निर्यात को बढ़ाएगा क्योंकि निर्यात हमारा मोर कॉम्पिटिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जितना आधारभूत संरचना मजबूत होगा उतना ही क्या होगा, उत्पादन हमारा सस्ता होगा। तो बाजार में, वैश्विक बाजार में वस्तुएं बहुत प्रतिस्पर्धी होगी और ये निर्यात को पुश करता है, ये निर्यात को भी बढ़ाएगा तेजी से। आधारभूत संरचना मजबूत होगा तो मानी सी बात है कि हमारा परिवहन लागत कम हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमारा कहीं ना कहीं वस्तु सस्ता हो जाएगा, निर्यात को पुश करेगा। निर्यात को पुश करेगा तो विदेशी मुद्रा भंडार का अंतर प्रभाव पड़ेगा, फॉरेक्स बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यह अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव डालता है। कौन? आधारभूत संरचना। तो ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसके द्वारा संभाव्य जीडीपी को प्राप्त किया जा सकता है, संभाव्य जीडीपी को प्राप्त किया जा सकता है। लिख लीजिए चारों को। अभी ठीक है, तबियत, थैंक यू। चलिए, ये तो हो गया। अब क्या इसमें बाधा है? बाधा की बात करते हैं, बाधाएं की बात करते हैं, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। बाधाएं क्या है? तो जब हम बाधाओं की बात करते हैं, जब हम बाधाओं की बात करेंगे तो हम उसको दोनों जगह से देखेंगे। हम उसको घरेलू और उसको अंतर्राष्ट्रीय, दोनों दृष्टिकोण से देखेंगे। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोण से देखेंगे। कहीं ना कहीं दोनों बाधा हो सकता है। जैसे अगर हम घरेलू बाजार में देखें, घरेलू बाजार में देखते हैं तो क्या देखते हैं? जैसे नंबर 1 कोरोना महामारी, कोरोना महामारी, ठीक है। कहीं ना कहीं इसने क्या किया? इसने बाजार में डिमांड को घटाया, कहीं ना कहीं हमारा आपूर्ति को बाधित किया। तो ये बहुत ज्यादा कारण बना, ठीक है। बाजार में हमारे कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी को इसने कम किया। हम संभावित जीडीपी प्राप्त कर लेंगे, कहीं ना कहीं हमारा जीडीपी तो नेगेटिव हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक ये। दूसरा अगर देखें बढ़ती जनसंख्या। अब लोग सर बढ़ती जनसंख्या कैसे घरेलू है? क्योंकि जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना प्रति व्यक्ति आय निम्न होगा, प्रति व्यक्ति आय भी उतना कम होता जाएगा। ये भी बहुत बड़ा कारण है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो जीडीपी है वो उस संभावित जीडीपी को प्राप्ति नहीं कर पाएगा क्योंकि लोगों की आय बहुत कम होती जा रही है, ठीक है। तीसरा अकुशल श्रमिक। अकुशल श्रमिक, हमने कुशलता का पैमाना माना लेकिन हमारे देश में अकुशल श्रमिक बहुत ज्यादा है कि बहुलता, अकुशल श्रमिक की बहुलता। फिर पर्याप्त आधारभूत संरचना का अभाव। तो ये हम लोग घरेलू में कुछ मुख्य कारक देख सकते हैं जो घरेलू में बाधक बन सकते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, ये बहुत बड़ा बाधा बना है। कच्चे तेल को बाधित किया है, गेहूं के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं, खाद्य मुद्रास्फीति को तेजी से बढ़ाया पूरे विश्व में। रूस यूक्रेन युद्ध एक बहुत बड़ा कारण बना है। दूसरा, कई देशों द्वारा संरक्षणवादी नीति अपनाना, संरक्षणवादी नीति को अपनाना। मतलब संरक्षणवादी जैसे कई देश, अमेरिका है, चीन है, कई देश क्या कर रहे हैं? अब आयात करना कम पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना हम आयात करेंगे हमारे घरेलू उद्योग ज्यादा प्रभावित होंगे। तो वो क्या कर रहे हैं? आयात शुल्क को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। भारत को जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंसेस से बाहर कर देना, ये बहुत बड़ा देखा जाए संरक्षणवादी नीति का उदाहरण जो अमेरिका ने किया कि भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से बाहर किया गया। तो जितना देश संरक्षणवादी नीति अपनाएंगे उतना ही हमारा निर्यात क्या होगा? निर्यात बढ़ेगा नहीं, उतना ही हमारा निर्यात कमजोर होगा। और निर्यात कमजोर होगा तो उसका मानी सी बात है कि हमारा उत्पादन कम होगा, तो हम संभावित जीडीपी को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो बहुत बड़ा कारण संरक्षणवादी नीति भी है जो विश्व की अर्थव्यवस्था अपना रहे हैं। और विश्व की अर्थव्यवस्था अगर संरक्षणवादी नीति अपनाएंगे तो उसका बहुत बड़ा असर कहां पड़ेगा? इसका हमारे देश के आयात निर्यात पर पड़ेगा, हमारे देश की जीडीपी पर पड़ेगा। हम जो संभावित जीडीपी प्राप्त करना चाहते हैं वो हम संभावित जीडीपी या उस जीडीपी वृद्धि दर को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात है 2008 से वैश्विक वित्तीय संकट, वैश्विक वित्तीय संकट 2008 में अमेरिका में वित्तीय संकट आया और वो पूरे विश्व में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। और चूंकि अब हम वैश्वीकरण के दौर में हैं तो इसका तो स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ता है, यानी एक देश का प्रभाव दूसरे देश पर पड़ रहा है। आज देखा जाए तो यूरोपीय देश कम डिमांड से जूझ रहा है, वहां डिमांड कम हो गया है, कई ऐसे देश जूझ रहे हैं और कई देशों से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? ये अंतर्राष्ट्रीय कारक हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे देश में संभावित जीडीपी को रोकने में बाधित हो सकते हैं। बोलोगे सर इस वैश्विक वित्तीय संकट का हम पर, क्योंकि हम भी तो वैश्वीकरण के भाग है, हमें भी तो निर्यात आयात करना है, कहीं ना कहीं हमारा आयात महंगा हो जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारा निर्यात क्या हो जा रहा है? वो बाधित हो रहा है, तो वो हमारे संभावित जीडीपी को प्रभावित कर रहा है बहुत ज्यादा। ये भी फिर कच्चे तेल, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, इसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं, चाहे तो जोड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। डन। तो ये हम लोग बाधा वाले कारक में आ गए। एक बार लिख लो इसको, एक बार लिख लो। चलो बाधाएं जल्दी से उठाओ। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूँ? मैं तो मेरे ख्याल से ये बताओ, और सब बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो जरा, एक बार जल्दी से बता दो, यस सर और नो सर में समझ में आ रहा है बातें जब तक हम जितना समझाएं? अच्छा हट जाया करो, लो भाई दिक्कत में हट जाता हूँ। लो पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, ठीक है। प्रियंका एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी पढ़िएगा नहीं क्योंकि मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा टाइम मिले बस जल्दी निकाल कर। चलो लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो
अब इसके बाद आते हैं आगे की राह, सरकार के उपाय, सरकार द्वारा उपाय, है ना, आगे की राह, सरकार द्वारा उपाय। आराम से आप लिख सकते हैं, जैसे सरकार कौशल विकास के लिए क्या कर रही है, कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना, है ना, 3.0 को चला रही है, जिसमें सरकार क्या कर रही है, मांग आधारित कौशल को, मांग आधारित कौशल जो इंडस्ट्री की डिमांड है, कौशल को बढ़ावा, कौशल को बढ़ावा दे रही है, ताकि कौशल युक्त श्रमिक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, कम से कम ये बाधा तो दूर हो, है ना, ये बाधा को दूर किया जा सके। दूसरा, आधारभूत संरचना के निर्माण में सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जैसे राष्ट्रीय अवसंरचना कोष, अवसंरचना पाइपलाइन, पाइपलाइन और गति शक्ति योजना, गति शक्ति योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे देश में आधारभूत संरचना के विकास को बल मिले। ठीक है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, गति शक्ति योजना, इससे सरकार क्या कर रही है, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही है, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा आधारभूत संरचना के निर्माण पर जोर दे रही है। ठीक है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2023 में लेकर आई, 2023 में लागू या सरकार द्वारा लाया गया। लॉजिस्टिक जितना सस्ता होगा, हमारा लॉजिस्टिक लागत बहुत है, हमारा लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का लगभग 15 से 18% है। लॉजिस्टिक मतलब दो चीज़ ध्यान रखो, भंडारण और परिवहन। हमारा भंडारण परिवहन लागत बहुत ज़्यादा है, जबकि विकसित देशों में ये 6 से 8% है। तो हमें उसे घटा करके कम से कम भी तो 8% तक तो लाना पड़ेगा, 15 से 8, और वो तभी होगा जब हम आधारभूत संरचना को मजबूत बनाएंगे। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति से द्वारा लॉजिस्टिक लागत को कम करने का प्रयास। ठीक है, क्या किया जा रहा है, कम करने का प्रयास। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, काम करने की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, उतना ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे, देश में हमारे यहाँ उद्योग लगा पाएंगे। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, एफडीआई में वृद्धि होगा, एफडीआई में वृद्धि। और एफडीआई किसको बढ़ाता है, एफडीआई निवेश को बढ़ाता है, यानी निवेश के लिए हमें विदेशी निवेश तो चाहिए, तो वो कब आएगा, समझना, जब हम कार्य करने की सुगमता को बढ़ाएंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएंगे, लोगों के लिए नियम कानून कम करेंगे, कानून में ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुगमता देंगे काम करने के लिए, तो उससे क्या होगा, एफडीआई बढ़ेगा, एफडीआई बढ़ेगा तो निवेश बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, फिर सबसे बड़ी बात है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया को बढ़ावा, जितना मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा उतना ही विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। और विनिर्माण क्षेत्र क्या करेगा, न केवल रोजगार ही बढ़ाएगा बल्कि उत्पादन को तेजी से बढ़ाएगा, तो हम संभावित जीडीपी तक पहुंच पाएंगे अपना। तो ये कुछ आगे की राह है जिसको आप लिख सकते हैं, और ये आपका पूरा आंसर एकदम टेक्स्ट तैयार। ये संभावित जीडीपी क्या है, हमने बात किया कि कौन कौन से कारक है। संभावित जीडीपी क्या है, किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पादन के समस्त कारकों को पूर्ण रूप से नियोजित करने से उत्पादित होने वाले वस्तु और सेवा के वास्तविक मूल्य को हम क्या कहते हैं, संभावित जीडीपी। यानी अभी वर्तमान में जीडीपी जो है उसकी तुलना में भविष्य में जो उच्चतम जीडीपी को प्राप्त करना, उच्चतम जीडीपी, वही जो हमने दिखाया डेलॉइट इंडिया द्वारा दिया गया कि हम लोग डेलॉइट इंडिया की वो हम 6 से लगभग 6.5% हमें चाहिए अगर हम 2027 तक अगर हम किसी बड़ी अर्थव्यवस्था चाहते हैं और विकसित बनना चाहते हैं तो 8 से 9, तो ये हमारा संभावित जीडीपी है। तो इसमें निवेश चाहिए, उत्पादकता में बढ़ाना वृद्धि चाहिए, फिर तीसरा कौशल विकास में वृद्धि चाहिए और आधारभूत संरचना। ये 4 कारक है, फिर से बोलो कौन कौन से कारक है जल्दी बताओ, निवेश में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, फिर बताओ चौथा तीसरा आधारभूत संरचना में वृद्धि और कौशल विकास में वृद्धि। लेकिन बाधा क्या है, तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर बात करेंगे हम लोग। घरेलू में कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय में कौन कौन से हैं जो हमारे संभावित जीडीपी में बाधक बन सकते हैं। कोरोना महामारी, बढ़ती जनसंख्या जिससे प्रति व्यक्ति आय कम हो रहा है, अकुशल श्रमिक की बहुलता है भारत में, फिर पर्याप्त आधारभूत संरचना का अभाव है, वहीं रूस यूक्रेन युद्ध, संरक्षणवादी नीति या 2008 से वैश्विक वित्तीय संकट, ये वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय कारक हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है सरकार क्या क्या कर रही है, इसको भी आप लिख करके और अपना आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये आज का हमारा एकदम टॉपिक समाप्त। 2-4 क्वेश्चन ले लूँ मैं फटाफट, उसके बाद हम लोग अब तुम लोग सवाल पूछो, जो सवाल अगर मन में है। मैं 5 मिनट सवाल लेता हूँ और फिर उसके बाद सेशन को समाप्त कर देता हूँ। ICOR क्या है, ICOR और COR क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी पूंजी उत्पादन अनुपात। ये पूंजी की उत्पादकता को बताता है, यानी पूंजी डिवाइडेड बाय उत्पाद, पूंजी और उत्पाद के अनुपात को बताता है। कितनी कम पूंजी लगाकर आप कितना ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, ये कितनी कम पूंजी लगाकर आप कितना ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। यानी 1 यूनिट पूंजी लगाकर आप 2 यूनिट अगर उत्पादन कर रहे हैं, यानी आपका पूंजी उत्पादन अनुपात ज्यादा है, तो पूंजी उत्पादन अनुपात जितना कम होगा ये बताता है कम पूंजी से आप ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। जबकि ICOR क्या बताता है कि कितना अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए, जितना उत्पादन हुआ है उसमें अगर एक अतिरिक्त यूनिट उत्पादन करना है, जितना उत्पादन हुआ है उसमें अगर एक अतिरिक्त यूनिट उत्पादन करने के लिए जितनी अतिरिक्त पूंजी चाहिए, एक अतिरिक्त यूनिट के लिए, अतिरिक्त यूनिट उत्पादन के लिए जितनी अतिरिक्त पूंजी चाहिए उसको ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलते हैं। अरुण रेगुलर नहीं कर पाएंगे क्योंकि 4 क्लास होता है, थक जाता हूँ भाई, एकदम गले में दर्द होने लगता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा और आगे चले। स्टैंड अप इंडिया, नेहा स्टैंड अप इंडिया सरकार का एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा सरकार 2 वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला। इनमें से हर बैंक को कहा गया है कि दोनों में से एक को, यानी एक बैंक 2 व्यक्ति को 7 लाख से 10 लाख रुपये तक का 10 लाख से 1 करोड़ तक का उधारी 7 वर्ष के लिए देगा। ठीक है, इसमें दोनों महिला भी हो सकती है, मान लो अनुसूचित जाति जनजाति महिला और महिला वर्ग से एक महिला हो गई होगी। ये स्टैंड अप कार्यक्रम है, स्टैंड अप इंडिया। सर अगर इकोनॉमिक प्रिंटेड नोट्स नहीं पढ़े तो चलेगा, अच्छा आपके नोट्स ज़्यादा इजी होते तो पढ़ लो, उसी को कृष्णा कोई ऐसी बात नहीं, पढ़ लोगे तो अच्छा। मेरा नोट पढ़ने के बाद एक बार प्रिंटेड नोट पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा, दिक्कत नहीं आएगा। तो फिर मैं क्लास में इसीलिए तो इजी लिखवाता हूँ ताकि आप बाद में उसको रिविजन कर सके ना।
सर तो मैं इसकी क्लास कैसे समझ आएगी सर, पता नहीं, बेसिक भी नहीं आता। कोई बात नहीं काजल, मेरे ख्याल से आप किसी और बैच के हैं जहाँ इकोनॉमी आपने पढ़ा ही नहीं है, तो पहले इकोनॉमी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप करिए तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कृष्णा सरीन, सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं सरीन, सॉरी, लेकिन क्या करूँ बहुत सारे कमेंट आते हैं। आप ये देखो सुष्मिता पटेल मार खाएंगे सर, अपना नंबर दे दीजिए। सर अगर इकोनॉमी प्रिंटेड नोट्स नहीं चलेगा तो आपके नोट्स ज़्यादा ईजी, ठीक है भैया, ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है, यहाँ समझा नहीं क्या हो सकता है। चलो इधर से क्वेश्चन PDF मिल जाएगा आपको की परिभाषा। पोटेंशियल जीडीपी की परिभाषा सिर्फ ऐसे समझिए कि अगर हम किसी भी अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादन के कारक है, भूमि, पूंजी, श्रमिक और व्यवसायी, इनको पूरी तरह समायोजित करते हैं, ठीक है ना, और फिर हम उत्पादन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जो हम उत्पादन का उच्चतम स्तर प्राप्त करना चाहते हैं वही संभावित जीडीपी है। जैसे अगर हम समृद्धि दर को एक समान रखें, तेजी माने उच्च दर में, जहां मुद्रास्फीति को नियंत्रित करें, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग रोजगार पूर्ण रोजगार में ले जाए, यानी रोजगार को हाई रखें, पूर्ण रोजगार की स्थिति में रखें, तो उससे जो जीडीपी भविष्य में दीर्घकाल में, जो उससे जीडीपी भविष्य में दीर्घकाल में हम प्राप्त करेंगे, जैसे 2047 तक में विकसित करने के लिए 8 से 9% हम प्राप्त करेंगे, 47 तक सोचो, 47 तक, 2027 तक हम 6.5 से तीसरी बड़ी इकोनॉमी, वही तो मैंने पहले उस न्यूज़ को समझाया। तो ये सब संभावित जीडीपी, और ये तभी मिलेगा, तभी मिल पाएगा जब हम इन सब बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। सही, ठीक है, चलो फिर आज का क्लास बढ़िया, सब समझ में आ गया। चलो सर को गुड नाइट बोलो, ठीक है, अच्छे से प्यार से, ताकि फिर हम बैच को बंद करें। चलो चलो फटाफट। हाँ तो कंक्लूजन तो हम लिखे रहे ना, संरक्षणवाद कोमल मतलब है कि कोई भी देश अपने आयात शुल्क को बढ़ाते हैं, शुल्कों को बढ़ाता है, तो संरक्षणवादी है। हाँ बाबा, महेंद्र आपके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, पूछते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि कार्य करने की सुगमता को, यानी नियम कानून, फिर उसके बाद में जो मंजूरी विभागों से मिलती है उसको अगर हम कम कर दें, एकल खिड़की कर दें, सरकार के नियम कानून जितने ही उद्योगों पर कम होंगे उतना ही उद्योगों का विकास तेजी से होता है, लोगों को उद्योग करने में आसानी है, उद्योग चलाने में आसानी होती है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम लोग संडे को करंट अफेयर में मिलते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय, गुड नाइट, खूब मन लगा करके पढ़ना है, हाँ चलो बाय। और लिखना है, आंसर लिखना है, विद्या का समय तुम लोगों को आंसर लिखकर, मैं आज नहीं बोल रहा हूँ लिखना, लेकिन 3 से 4 दिन में, 3 दिन में, सोमवार से पहले इसका आंसर लिख लोगे, सोमवार से पहले मैं बोल रहा हूँ, सोमवार तक भी लिख लोगे तो चलेगा, ठीक है। विद्या का समय तुम लोगों को, चलो लिखो फटाफट, बाय, गुड नाइट। रोजगार पर नहीं बढ़ रहा है। समृद्धि दर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो रिपोर्ट है, ये अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ, और इसमें कहा गया कि भारत पर समृद्धि दर जो बढ़ रहा है भारत का, इसका कहीं ना कहीं रोजगार पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी भारत में रोजगार विहीन समृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ देखा जा रहा है। और बताया गया कि फरवरी 2023 में इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर लगभग 7.75% है, और ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र में 7% के ऊपर बेरोजगारी दर है। अब अगर ये बात आ गया है और ये बात चर्चा में है, तो कहीं ना कहीं रोजगार विहीन समृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेंस के लिए। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने इस पर सवाल नहीं पूछा है। अगर हम बात करें 2015 की, तो 2015 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा है इससे संबंधित, इसीलिए मैं उस सवाल को लेकर आया हूँ आपके सामने, और ये रहा वो सवाल है, हाल के समय में भारत में क्या है, हाल के समय में भारत में आर्थिक समृद्धि की प्रकृति का वर्णन अक्सर नौकरीहीन समृद्धि के तौर पर किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत है ना? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए।
कुछ कीवर्ड हम लोग ले लेना। ध्यान से इस सवाल को देखो, नहीं हो तो सवाल को लिख लो। हाल के समय में भारत में आर्थिक समृद्धि की प्रकृति का वर्णन अक्सर नौकरीहीन समृद्धि के तौर पर किया जाता है। क्या आप इससे सहमत हैं? इस विचार से अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इन रिसेंट टाइम इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ जॉबलेस ग्रोथ। डू यू एग्री विद दिस व्यू? गिव आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर इन 200 वर्ड्स। ये सवाल है वर्ष 2015 IAS मेंस का। अगर इसका प्रारूप बनाना है तो आप सीधे इसका प्रारूप, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले रोजगार विहीन समृद्धि, रोजगार विहीन समृद्धि यानी जॉबलेस ग्रोथ क्या है, जॉबलेस ग्रोथ क्या है, आप इसको पहले डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको डिफाइन करेंगे। फिर अगर कोई इससे संबंधित आंकड़ा है, ठीक है, कुछ आंकड़ा है तो उस आंकड़े को हम यहाँ दे सकते हैं। और अभी हमारे पास जैसे आर्थिक सर्वे आने वाला है, कमिंग इकोनॉमिक सर्वे, तो माइट भी चांसेस है कि इकोनॉमिक सर्वे में इस तरह के कुछ आंकड़े हमें प्राप्त हो सकते हैं। जैसे ही वो आंकड़ा आएगा, कहीं ना कहीं करंट अफेयर में उस आंकड़ों को मैं लूंगा या सर्वे को पढ़ाते वक्त, तो मैं वहाँ पॉइंट आउट करूँगा कि जब मैंने रोजगार विहीन समृद्धि पढ़ाया था तो वहाँ इन आंकड़ों का प्रयोग कर लेना। तो ये उस समय के लिए निश्चित रहना कि मैं ये आंकड़े तुम लोगों को करवा दूंगा जो करंट में रहेगा, जिसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अभी तक हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध होगा हम उस पर बात करेंगे। फिर सबसे बड़ी बात है इसका कारण, इसके कारण क्या है, हम लोग कारण की बात करेंगे। जो हमारा बॉडी पार्ट होगा, कौन कौन सा कारण है जो हमारे को जो बता रहा है कि भारत में रोजगार विहीन समृद्धि है, ठीक है। और इन कारणों में भी सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर बात करें तो एक जो है जिसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं वो है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। हम लोग एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की बात यहाँ जरूर करेंगे, यानी रोजगार की लोच दर, रोजगार की लोच दर, लोचशीलता या लोच दर की बात करेंगे, ठीक है ना। और फिर हम लोग आएंगे इसका प्रभाव, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं कि हाँ हम इस कथन से सहमत हैं। आप अगर कारण बता रहे हैं कि भारत में रोजगार विहीन समृद्धि की स्थिति दिखाई दे रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सहमत हैं, ठीक है। फिर आप उसका प्रभाव, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप उस पर बताइए। और फिर एक बड़ी स्थिति है कि कई लोग इसको रोजगार विहीन समृद्धि कर रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्रियों का एक गुट, जैसे नीति आयोग का मानना है, जैसे अरविंद पनगड़िया जो हमारे पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, अरविंद पनगड़िया की बात करते हैं, नीति आयोग की बात करते हैं हम लोग, या कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों की बात करते हैं, ठीक है। तो इनका क्या मानना है, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत में रोजगार विहीन समृद्धि की स्थिति नहीं है, बल्कि अल्प रोजगार यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। तो किसकी स्थिति है? अल्प रोजगार की स्थिति है, ठीक है। और फिर सरकार क्या प्रयास कर रही है, सरकारी प्रयास, सरकारी प्रयास क्या है कि इसको कैसे दूर किया जाता है, बल्कि अल्प रोजगार की स्थिति हो या सरकार या रोजगार विहीन समृद्धि की स्थिति हो, दोनों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके फॉर्मेट को बना सकते हैं। सबसे पहले रोजगार विहीन समृद्धि, कुछ आंकड़े हैं तो आंकड़ा, कारण, क्या क्या कारण है, प्रभाव, अल्प रोजगार की स्थिति अगर है तो कैसे है, या क्या होता है अल्प रोजगार, क्या ये भी प्रकार की बेरोजगारी है, और सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। डन। सबसे पहले तो बात आता है समझना, सबसे पहले तो रोजगार विहीन समृद्धि को समझो। रोजगार विहीन समृद्धि, इसको हम लोग कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ, इसको पहले डिफाइन करें। तो पहले थोड़ा समझ लो, रोजगार विहीन समृद्धि वह स्थिति होती है, रोजगार विहीन समृद्धि वह स्थिति होती है जहां रोजगार स्तर में वृद्धि, रोजगार स्तर में वृद्धि की तुलना में जीडीपी वृद्धि दर अधिक होता है। जैसे बोल रहा हूँ, रोजगार विहीन समृद्धि वह स्थिति होती है जहां रोजगार में वृद्धि, रोजगार स्तर में वृद्धि की तुलना में जीडीपी वृद्धि दर में अधिक वृद्धि होती है। मतलब साफ है कि जिस वृद्धि दर से जिस वृद्धि दर से जीडीपी में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, और उसकी तुलना में रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा, उसकी तुलना में रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा। नहीं समझ में, मैं समझा, समझिए। हर बार क्लास में मैं आप लोगों को समझाता हूँ, क्या इकोनॉमिक्स में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि अगर जीडीपी बढ़ता है, ध्यान से समझना, ठीक है, मैंने ऐसे इसको लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझना। समृद्धि दर बढ़ता है, समृद्धि दर में वृद्धि होगा, डन। तो इससे जीडीपी बढ़ेगा, डन। जीडीपी बढ़ेगा तो मानी सी बात है, वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या होगा, उत्पादन मतलब किसका, वस्तु और सेवा का उत्पादन भी बढ़ेगा, डन। और उत्पादन बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ता है। ये इकोनॉमिक्स में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। इसे क्या कहा जाता है, एक तरह से देखा जाए, अगर हम इसको कह सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रोजगार सहित समृद्धि, रोजगार सहित समृद्धि यानी ग्रोथ विद जॉब, ग्रोथ विद एम्प्लॉयमेंट। क्यों? समृद्धि दर बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, तो रोजगार भी बढ़ रहा है। इसको क्या कहा जाता है, रोजगार सहित समृद्धि यानी ग्रोथ विद एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ विद एम्प्लॉयमेंट। जरा समझो, मैं बगल में एक और स्थिति ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ समझना। समृद्धि दर यानी जीडीपी वृद्धि दर क्या हो रहा है, जीडीपी वृद्धि दर बढ़ रहा है, जीडीपी वृद्धि दर बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रहा है। रोजगार बढ़ रहा है लेकिन रोजगार में क्या नहीं हो रहा है, अपेक्षित वृद्धि। जैसी वृद्धि जीडीपी में हो रहा है उस दर से रोजगार में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रहा है, रोजगार में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रहा है। मतलब अगर जीडीपी वृद्धि दर 7-8% से बढ़ रहा है, 6-7% से बढ़ रहा है, लेकिन उसकी तुलना में रोजगार मात्र 1% बढ़े, समझना बहुत ध्यान से। जीडीपी वृद्धि दर 7-8% से बढ़े लेकिन रोजगार मात्र 1% से बढ़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसे ही हम क्या कहेंगे, रोजगार विहीन समृद्धि, रोजगार विहीन समृद्धि यानी जॉबलेस ग्रोथ। बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना।
समृद्धि दर बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, और उसी दर से बढ़ रहा है जो समृद्धि दर से बढ़ रहा है। ये भी 5%, तो ये भी लगभग 4 से 5% बढ़ रहा है, 3 से 4% बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है अच्छी गति से। तो इसको रोजगार सहित समृद्धि कहते हैं। वही जीडीपी समृद्धि दर बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन उस दर से, जिस दर से समृद्धि दर बढ़ रहा है, उसकी अपेक्षा रोजगार बहुत धीरे बढ़ रहा है, बहुत कम, न के बराबर। इसको कहा जाता है रोजगार विहीन समृद्धि। मतलब साफ है, रोजगार में वृद्धि की तुलना में जब जीडीपी वृद्धि दर अधिक हो, रोजगार वृद्धि की तुलना में जब जीडीपी वृद्धि दर अधिक हो जाए, तो उसे हम रोजगार विहीन समृद्धि, या इसको ऐसे कर सकते हैं कि समृद्धि दर या जीडीपी वृद्धि दर में जो वृद्धि हो रही है, उसकी तुलना में रोजगार में वृद्धि दर अत्यंत धीमी हो। समृद्धि दर जिस या जीडीपी वृद्धि दर में जो वृद्धि हो रही है, जीडीपी वृद्धि दर में जो वृद्धि हो रही है, उसकी तुलना में अगर रोजगार में वृद्धि दर अत्यंत धीमी है, तो वह रोजगार विहीन समृद्धि की स्थिति उत्पन्न करता है। वह रोजगार विहीन समृद्धि की स्थिति उत्पन्न करता है। और यहां साफ देख सकते हो क्या कि अगर उत्पादन श्रम आधारित है, अगर उत्पादन क्या हो रहा है, श्रम आधारित है, मतलब श्रम आधारित तकनीक का प्रयोग हो रहा है, श्रम आधारित मशीन का प्रयोग हो रहा है, श्रम आधारित उद्योग का प्रयोग हो रहा है, तो आप देखना वो रोजगार समेत समृद्धि को बढ़ावा देता है। और वहीं अगर ये उत्पादन मशीन आधारित हो रहा है, तकनीक आधारित हो रहा है, अधिक से अधिक तकनीक और मशीन का प्रयोग किया जा रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि उत्पादन तो बढ़ रहा है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, समृद्धि दर बढ़ रहा है, लेकिन ये रोजगार नहीं बढ़ा रहा है, उस गति से रोजगार नहीं बढ़ा पाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, रोजगार विहीन समृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। और भारत के संदर्भ में अगर बात करें, मतलब अगर रोजगार विहीन समृद्धि की परिभाषा लिखना तो आराम से लिख सकते हैं, जब जीडीपी वृद्धि लिखो, इसको लिख सकते हैं। ये बनाना, अगर बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, उसको ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हो, जल्दी से बना लो। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से उतार लो। कैसे इसको क्लास नहीं जा रही है, मैं देख लूंगा कैसे नहीं जा रही है, सब में जा रही होगी। अच्छे हैं। चलो डन। अब परिभाषा लिखते हैं रोजगार विहीन समृद्धि की, जब अर्थव्यवस्था में रोजगार दर में वृद्धि की तुलना में समृद्धि दर में वृद्धि हो, अधिक वृद्धि हो, अर्थात जीडीपी वृद्धि दर में बढ़ोतरी की तुलना में रोजगार में अपेक्षित वृद्धि ना हो, उसे रोजगार विहीन समृद्धि कहा जाता है। उसे रोजगार विहीन समृद्धि कहा जाता है। गौरव जैन, मैंने आज क्लास में कहा था कि जो आप जीडीए का कर रहे हैं डाउट, वो पूरा क्लास ले लेगा भाई मेरे। एक बार आप, मैं भी कह रहा हूँ, क्लास को देखो, अच्छे से देखो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया क्लास को। अगर मैं वो डाउट करने जाऊँगा गौरव तो बहुत लंबा चला जाएगा क्लास, मेरा पूरा 1 क्लास खत्म हो जाएगा, और क्लास में सारे बच्चों को पूरा अच्छे से पता है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार क्लास को देखो, ठीक है। जो क्लास किए हैं उनको पक्का बात है, कभी कोई डाउट नहीं होगा। अब क्लास को देखो, वो फिर उसके बाद कहाँ क्या डाउट होगा वो मुझसे पूछो। डन। चलो रोजगार विहीन समृद्धि हम देख लें। अब हम क्या देख रहे हैं कि पिछले एक भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में पिछले 2 दशकों से अगर बात करें, 2 से 3 दशक की बात करें, रोजगार विहीन समृद्धि की स्थिति दिखाई दी है। विहीन समृद्धि की स्थिति दिखाई दी है, परिलक्षित हुई है। कैसे? अगर हम भारत के जीडीपी वृद्धि दर को देखें तो हम क्या देख रहे हैं, पिछले 1 दशक में अगर देखें तो जो हमारा वृद्धि दर रहा है वो कभी 5% से अधिक रहा है, तो कभी 5% से थोड़ा कम रहा है। मतलब अगर हम कोविड-19 को हटा दें, कोविड महामारी के समय को हटा देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो औसतन वृद्धि रहा है पिछले 1 दशक में, जो औसत जीडीपी वृद्धि दर रहा है, औसत जीडीपी वृद्धि दर जो रहा है, ये 5% के लगभग रहा है। औसत जीडीपी वृद्धि दर जो भारत का रहा है पिछले 1 दशक में, अगर हम एक औसत लेकर के चले कोविड को हटा करके, तो हम क्या देखते हैं, लगभग 5% का रहा है। लेकिन अगर हम बात करें उसकी तुलना में रोजगार को, तो आप देखिए कि हर साल भारत में श्रम बल में, लेबर फोर्स में 10 मिलियन लोग, 10 मिलियन का मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, यानी 10 मिलियन का मतलब लगभग 1 करोड़ लोग हमारे श्रम बल में लगातार जुड़ रहे हैं। समझना बहुत ध्यान से। हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष हमारे देश में श्रम बल कौन है? 15 से 64 वर्ष की आयु वाले जो काम कर रहे हैं और जो काम करने की इच्छा है और काम की तलाश कर रहे हैं। समझना, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो कार्यबल में आ जाएंगे, और जो काम की इच्छा रख रहे हैं और काम की तलाश कर रहे हैं वो बेरोजगारी में आ जाएंगे, वो बेरोजगार हैं। ठीक है, तो जी थोड़ा पीछे चलवाइएगा, इधर नहीं जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि भारत में श्रम बल में हर वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन लोग जुड़ रहे हैं, डन, हर साल।
लेकिन उसमें से रोजगार कितने लोगों को मिल रहा है? रोजगार जो मिल रहा है वो माना जाता है मुश्किल से 2 लाख लोग ही रोजगार पा रहे हैं। मुश्किल से, सॉरी, 2 मिलियन लोग, 2 लाख नहीं दिया, 2 मिलियन लोग ही, 2 मिलियन लोगों को ही, मिलियन लोगों को ही क्या मिल पा रहा है? रोजगार मिल पा रहा है लगभग। इसका मतलब है हर साल जो संबल में जुड़ रहा है 10 मिलियन लोग, उसमें से 8 मिलियन लोग क्या हो रहे हैं? बेरोजगार हो रहे हैं, यानी उनको रोजगार मिल ही नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब है कि जिस तरह से जीडीपी वृद्धि दर बढ़ रही है, क्या उस गति से हमारे देश में रोजगार बढ़ रहा है? नहीं बढ़ पा रहा है। उस गति से या उस सापेक्ष में या उसके रिलेटिव क्या रोजगार में उतनी वृद्धि हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। और इसको समझने के लिए हमें एक टर्म यहां पर समझना होगा, उसको जिक्र भी करना होगा, कि जिसको हम समझ सकते हैं वो है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, इसको कहा जाता है रोजगार की लोचशीलता। समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना रोजगार की लोचशीलता को आप समझ ही नहीं पाएंगे कि भारत में रोजगार किस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो रोजगार की लोचशीलता क्या होता है? रोजगार की लोचशीलता जो है, समझना, ये रोजगार वृद्धि दर और जीडीपी वृद्धि दर के अनुपात को बताता है। ये क्या बताता है? ये रोजगार की वृद्धि दर और जीडीपी वृद्धि दर के अनुपात को बताता है। मतलब ये बताता है कि अगर देश में जीडीपी वृद्धि दर हो रहा है, अगर ध्यान से समझना, रोजगार की लोच दर क्या बताता है? यह रोजगार वृद्धि दर और जीडीपी वृद्धि दर के अनुपात को प्रदर्शित करता है। यह बताता है या यह प्रदर्शित करता है क्या, कि जीडीपी वृद्धि दर में जो इतनी बढ़ोतरी होती है, जीडीपी वृद्धि दर जब बढ़ रहा है, जिस गति से बढ़ रहा है, उसके प्रभाव से या उसका प्रभाव रोजगार की वृद्धि दर पर क्या पड़ रहा है? समझना बहुत ध्यान से। जीडीपी वृद्धि दर अगर बढ़ता है, जीडीपी वृद्धि दर अगर बढ़ता है, तो उसका प्रभाव रोजगार की वृद्धि दर पर क्या पड़ता है? मतलब अगर जीडीपी वृद्धि दर 5% बढ़ रहा है, जीडीपी वृद्धि दर क्या बढ़ रहा है? 5% बढ़ रहा है, और रोजगार की वृद्धि दर भी कितना बढ़े? 5% बढ़े, तो इसका मतलब है रोजगार की लोच दर क्या हो रही है? 1 हो रही है। बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। अगर मैं बोलूं जीडीपी वृद्धि दर 5% बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार की लोच दर, रोजगार में वृद्धि दर 10% हो रहा है, बहुत अच्छा है। यानी जीडीपी वृद्धि दर से दोगुना रोजगार बढ़ रहा है, ये तो अर्थव्यवस्था के लिए और बेहतर है। कहने का साफ मतलब है साहब, रोजगार की लोच दर, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जितना अधिक होगा अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही बेहतर होगा। जैसे बोल रहा हूं, रोजगार की लोच दर यदि यदि 1 से अधिक है, 1 से अधिक है, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। और उसकी तुलना में यदि रोजगार की लोच दर 1 से कम है, यानी कम हो रहा है, रोजगार की लोच दर अगर कम है, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए खराब है। क्यों? क्योंकि यहाँ रोजगार कम हो रहा है। डन, एकदम समझ में आ गया। रोजगार की लोच दर समझ में आ गया। तो रोजगार की लोच दर, रोजगार की वृद्धि दर और जीडीपी वृद्धि दर के बीच अनुपात को प्रदर्शित करता है। क्या अनुपात को प्रदर्शित करता है? जो ये बताता है कि जीडीपी वृद्धि दर के बढ़ने से रोजगार की वृद्धि पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। डन, रोजगार की लोच दर जितना अधिक होगा, जीडीपी और अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही बेहतर होगा, और रोजगार की लोच दर जितना कम होगा, अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही खराब होगा। अगर ये 1 से ज्यादा है तो अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है, और अगर ये 1 से कम है तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खराब है, या अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब जरा हम कुछ आंकड़ों की बात करें। भारत में अगर कुछ आंकड़े लें, ध्यान देना कि 1971 से लेकर, समझना जरा, 1971-72 से लेकर 1981-82 तक भारत में रोजगार की लोच दर जो था वो 0.52, वो कितना था? 0.52 था। यानी क्या देख रहे हैं हम लोग? इसका मतलब है, और इस समय हमारा जीडीपी वृद्धि दर जो था, जीडीपी वृद्धि दर वो भी लगभग कितना था? 3 से 4% था। जीडीपी वृद्धि दर भी इस समय हमारा लगभग कितना था? 3 से 4% था। इसका मतलब है कि रोजगार की लोच दर बेहतर स्थिति में थे हम। लेकिन धीरे धीरे क्या देख रहे हैं कि 1981 से लेकर अगर हम लोग 1991 में देखें, तो भारत में रोजगार की लोच दर जो है ये कम होकर के 0.41 हुआ, 0.41 में आया। फिर अगर हम 1991 से लेकर के अगर 2001 में देख रहे हैं, तो यहां रुका नहीं, बल्कि हमारा रोजगार का लोच दर और कम हो गया, ये 0.29 में आ गया। और इतना ही नहीं, अगर हम रोजगार की लोच दर को और देखें 2001 से लेकर के अगर हम 2011-12 में देखें, 11-12 में, तो ये रोजगार की लोच दर कम होकर 0.01 में आ गया। आप समझ रहे हैं हमारी स्थिति क्या हो रही है? लगभग हम शून्य की स्थिति में पहुंचने वाले हैं साहब। मतलब आप सोचिए, जीडीपी वृद्धि दर हो रहा है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है, जीडीपी वृद्धि दर हो रहा है लेकिन रोजगार बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। यही है रोजगार विहीन समृद्धि, यही है क्या? रोजगार, जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? जॉबलेस ग्रोथ। क्योंकि हमारा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी लगातार गिर रहा है, हमारा रोजगार का लोच दर लगातार गिर रहा है, और जब रोजगार का लोच दर कम होने लगे, और वो कम होकर के कहां जा रहा है? शून्य की तरफ जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि रोजगार नहीं बढ़ेगा, जीडीपी जितना बढ़ता जाए वो तो शून्य नहीं रहेगा, तो आंसर 0 ही आएगा। आप समझ रहे हैं? मतलब आप यहां देखिए ध्यान से, यहां मतलब होगा कि ये जितना भी बढ़े लेकिन ये शून्य नहीं होगा, तो आंसर शून्य नहीं आएगा साहब। और ये स्थिति हो रही है भारत में, ये स्थिति बनती जा रही है, जो खतरनाक स्थिति है। कई संस्थानों ने इसको खतरनाक स्थिति बताया है। ये वृद्धि जो हो रहा है भारत में, जो हम पोटेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो हम समृद्धि दर को देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जॉबलेस ग्रोथ लेकर के आया हुआ, कहीं ना कहीं जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति उत्पन्न करता है। डन, अब इसको समझ गए हैं तो हम लोग इसके कारण में जाएंगे। हम लोग कारण में जाएंगे, क्या कारण है? सबसे पहला कारण अगर बात करें, अगर नंबर 1 कारण देखेंगे, तो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, विनिर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण पर्याप्त रोजगार सृजित नहीं कर पा रहा है, पर्याप्त रोजगार सृजित नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। क्यों? क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार देखा जाता है, विनिर्माण क्षेत्र में अगर रोजगार बढ़ रहा है तो ये गुड और क्वालिटी जॉब देता है। यानी गुड, विनिर्माण क्षेत्र के रोजगार को गुड एंड क्वालिटी जॉब क्यों कहा जाता है? अच्छा रोजगार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 प्रमुख विशेषता होती है इसके।
पहला, यहाँ वेतन निश्चित होता है, यहाँ कार्य करने के घंटे निर्धारित होते हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ आगे बढ़ने के अवसर होते हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ होता है, जिसको कहा जाता है गुड और क्वालिटी जॉब। और सबसे बड़ा बात है ये रोजगार संगठित क्षेत्र में आता है, औपचारिक क्षेत्र में प्राप्त होता है। और भारत में विनिर्माण क्षेत्र उतना तेजी से विकास नहीं कर पा रहा है। कई कारण है कि हमारा मेक इन इंडिया उतना प्रोत्साहित नहीं कर, हम लोग मेक इन इंडिया को उतना जितना जोर दे रहे हैं लेकिन उसका नतीजा नहीं आ रहा बाहर। और सबसे बड़ी बात है, अगर विनिर्माण क्षेत्र हमारा आगे नहीं बढ़ेगा तो हम जो पर्याप्त रोजगार देखना चाहते हैं, जो हम रोजगार वृद्धि देखना चाहते हैं, वो हमें विनिर्माण क्षेत्र में मिलेगा। बेहतर रोजगार वो विनिर्माण क्षेत्र में मिलेगा, लेकिन रोजगार विनिर्माण क्षेत्र की समृद्धि दर कम होने से या उसकी वृद्धि दर कम होने से उसका प्रतिकूल प्रभाव रोजगार पर भी पड़ रहा है कि रोजगार नहीं पर्याप्त सृजित कर पा रहा है। और एक दूसरी बड़ी समस्या हम क्या देख रहे हैं, दूसरा बड़ा कारण देखते हैं, कारण कृषि। कृषि कृषि में क्या देख रहे हैं, कृषि जहां लगभग कृषि में लगभग 45% लोग क्या हैं, अपने रोजगार के लिए या प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 45% अपना रोजगार के लिए किस पर निर्भर है, अपने जीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। लेकिन कृषि का जीडीपी में योगदान कितना है, लगभग 17 से 18%, यानी सबसे कम योगदान कृषि का ही है जीडीपी में, जबकि रोजगार पर इसकी निर्भरता सबसे ज्यादा है। क्यों? तो दो बड़ा कारण हम देखते हैं, एक तो कृषि में प्रचंड बेरोजगारी बहुत अधिक है, और दूसरा कृषि असंगठित क्षेत्र का भाग है। कृषि असंगठित क्षेत्र का भाग है। अब जरा समझिए, कृषि में प्रचंड बेरोजगारी है, कृषि असंगठित क्षेत्र का भाग है, तो कहीं ना कहीं कृषि में जो काम करने वाले लोग हैं या किसान हैं, वे कहीं ना कहीं और जगह रोजगार देखना चाहते हैं। वे कृषि लाभकारी उनको लगता नहीं है, उनको आय नहीं यहाँ बढ़ रहा है, तो वे कृषि छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। कहाँ जाएं? विनिर्माण क्षेत्र। लेकिन विनिर्माण क्षेत्र तो प्रगति कर ही नहीं रहा, विनिर्माण क्षेत्र वैसा प्रगति कर ही नहीं पा रहा है। विनिर्माण क्षेत्र उस स्थिति में नहीं है कि वो उन लोगों को एब्जॉर्ब कर सके, वो लोगों को ले सके, रोजगार दे सके उनको, ये स्थिति में नहीं है। तीसरी बड़ी समस्या कहाँ खड़ी हो रही है? तीसरी बड़ी समस्या हो रही है सेवा क्षेत्र में। सेवा पूंजी आधारित क्षेत्र है हमारा। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। कृषि के मजदूर या कृषि के श्रमिक या किसान अगर सेवा क्षेत्र में जाना चाहता है तो बड़ा ध्यान से समझिएगा कि सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग 55% है। सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग 55% है। लेकिन सेवा चूंकि पूंजी आधारित है, यहाँ अधिक तकनीक, अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता होती है, और भारत में वो कुशलता का, वो तकनीक का अभाव है। तो कहीं ना कहीं कुशलता के अभाव में, कौशल विकास की कमी से जो कृषि के श्रमिक है वो सेवा क्षेत्र में भी नहीं आ पा रहे, वो सेवा क्षेत्र में भी नहीं आ पाते। तो इसका मतलब है कि सेवा क्षेत्र हमारे जीडीपी को बढ़ा रहा है, क्योंकि 55% योगदान सेवा क्षेत्र का है। लेकिन क्या सेवा क्षेत्र पर्याप्त रोजगार दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता होती है, और भारत में कुशलता की बहुत कमी है, तो कुशल श्रमिकों की बहुत कमी है। तो कहीं ना कहीं सेवा क्षेत्र जो है, सेवा क्षेत्र का वृद्धि या सेवा क्षेत्र का बढ़ोतरी, ये भी रोजगार विहीन समृद्धि पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि जीडीपी को तो बढ़ा रहा है, लेकिन पर्याप्त रोजगार नहीं बढ़ा पा रहा है। और एक बात, सबसे बड़ी बात है कि आज भारत में, ध्यान से समझना, क्या है, निवेश की कमी है। निवेश की कमी है, उतना पर्याप्त निवेश नहीं है, इसलिए विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई पर निर्भरता अधिक है। हमारे पास, सरकार के पास, हमारे पास, निजी कंपनी के पास उतना निवेश नहीं है कि वो निवेश करें। तो हम अपने ज्यादातर निवेश क्या कर रहे हैं, विदेशों से आकर्षित कर रहे हैं, खासकर एफडीआई के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अब एफडीआई का निवेश तो भारत में आ रहा है और लगातार बढ़ भी रहा है, लेकिन एक बड़ी समस्या है कि एफडीआई का निवेश जो है ये कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा आ रहा है? सेवा क्षेत्र में आ रहा है। सेवा क्षेत्र में ज्यादा आ रहा है, और सेवा क्षेत्र क्या है, पूंजी आधारित है, अत्यधिक कुशल लोग चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, एफडीआई आ रहा है, सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है। और एक बात है, और एक बात ध्यान से समझना, अगर एफडीआई आएगा देश में तो मानी सी बात है एफडीआई के साथ उच्च तकनीक आएगा। एफडीआई आएगा जो खूब सारा पूंजी लेकर आ रहे हैं, संसाधन लेकर आ रहे हैं, तो तकनीक भी उच्च रखेंगे, तकनीक भी बहुत आगे का रखेंगे। अगर एक बात बताओ, उच्च तकनीक से अगर उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन हो तो उत्पादन तो बढ़ जाएगा, जीडीपी तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये बताओ कि ये रोजगार बेचारा कहाँ बढ़ा पा रहा है? रोजगार तो मुंह ताक रहा है, रोजगार भी बढ़े। उच्च तकनीक से उत्पादन जीडीपी बढ़ा सकता है साहब, रोजगार नहीं बढ़ा सकता, अपेक्षित रोजगार नहीं बढ़ा सकता। और एफडीआई तो भाई आएगा तो उच्च तकनीक ही लेकर आएगा। ये भी एक बड़ी समस्या है, ये भी एक समस्या है, ये भी एक कारण है तो भारत में रोजगार नहीं समृद्धि दिखाई दे रहा है। और एक बड़ी समस्या देखना आपको मिलता है कि भारत में अनौपचारिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। अनौपचारिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं कि अनौपचारिक क्षेत्र ज़्यादा है तो रोजगार कम हो रहा है, रोजगार बढ़ रहा है। समस्या देश में है कि अनौपचारिक या इनफॉर्मल या असंगठित क्षेत्र का आंकड़ा कहाँ उपलब्ध है? किसको आंकड़ा ही नहीं है कि ये क्या रोजगार में है भी कि नहीं है, कौन किस प्रकार के रोजगार में है, क्या ये गुड एंड क्वालिटी जॉब, बेहतर और गुणवत्तापूर्ण रोजगार ले पा रहे कि नहीं, वो भी नहीं पता लगता है। तो अनौपचारिक क्षेत्र में जनरली क्या देखा जाता है, यहाँ पर आंकड़ों का अभाव है, डेटा का अभाव है। ये एक बड़ी समस्या यहाँ देखा जा रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर देखा जाता है। कहाँ? इनफॉर्मल सेक्टर। और भारत में अगर इनफॉर्मल सेक्टर अधिक होगा तो मानी सी बात है कि ना उसका आंकड़ा पता लगेगा और ना पता लगेगा कि वो कितने रोजगार में है। तो ये भी एक रोजगार नहीं समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। तो अगर हम कारणों में गए तो हम क्या क्या देख रहे हैं? हम कारणों में गए तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा विनिर्माण क्षेत्र जो है, विनिर्माण ये क्षेत्र है, पर्याप्त रोजगार सृजित नहीं कर पा रहा है। कृषि में लोग रोजगार में तो हैं, 45% लोग तो हैं, लेकिन प्रचंड बेरोजगारी ज़्यादा है, असंगठित क्षेत्र ज़्यादा है।
अगर यहाँ से वो कहीं जाना चाहेंगे तो दो ही तो क्षेत्र है, कहाँ जाना चाहेंगे? या तो विनिर्माण में और या तो सेवा में। सेवा में जाकर करेंगे क्या? सेवा में अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता है और भारत में कौशल विकास की बहुत भारी कमी है। कौशल विकास की बहुत ज़्यादा कमी है, कुशल श्रमिकों की कमी है, तो सेवा क्षेत्र जा नहीं सकते, विनिर्माण की तरफ जाएंगे तो हमारा विनिर्माण क्षेत्र उतना प्रगति नहीं कर रहा है, जिससे यहाँ पर्याप्त रोजगार सृजित नहीं हो रहा है। ये बड़ी समस्या है। फिर हम क्या देख रहे हैं? सेवा। सेवा का जीडीपी में योगदान ज़्यादा है, 55% है, लेकिन ये क्या पर्याप्त रोजगार सृजित कर पा रहा है? नहीं, क्योंकि पूंजी आधारित है। ये जीडीपी बढ़ा रहा है, उत्पादन बढ़ा रहा है सेवा का, लेकिन रोजगार अपेक्षित रोजगार कहाँ बढ़ा पा रहा है? वहीं हम क्या देख रहे हैं कि हमारी विदेशी निवेश एफडीआई पर निर्भरता अधिक है। एफडीआई ज्यादातर सेवा क्षेत्र में आता है। मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, एफडीआई सबसे ज्यादा भारत में सेवा क्षेत्र में आता है तीनों, और ये अभी नहीं, पिछले 30-40 साल की एक ट्रेंड देखा गया एफडीआई को लेकर। दूसरा एफडीआई आएगा तो अपने साथ तकनीक उच्च लेकर आएगा। यहाँ उत्पादन तकनीक आधारित, उच्च तकनीक आधारित होगा, उच्च तकनीक आधारित उत्पादन होगा, जीडीपी तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या नहीं बढ़ेगा? रोजगार नहीं बढ़ेगा। और एक बहुत बड़ी समस्या जो हम क्या देख रहे हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र बहुत अधिक है, तो आंकड़े का अभाव है। और एक बड़ी समस्या है, कारण है, वह है श्रमिकों में कौशल विकास की कमी। कौशल विकास की कमी ये बहुत बड़ा कारण है कि हम श्रमिकों में कौशल विकास की कमी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, मैंने आप कह सकते हैं कि पर्याप्त शिक्षा का अभाव, प्रॉपर एजुकेशन, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में जो लोगों को है रोजगार ही नहीं मिल पा रहा है, उनको उनके मुताबिक रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये कारण है जहाँ हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, भारत में रोजगार भी समृद्धि परिलक्षित हो रही है। लेकिन जैसा कि कुछ अन्य अर्थशास्त्री और नीति आयोग का भी मानना है, यानी अगर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार की बात करें, नीति आयोग या अन्य अर्थशास्त्रियों की माने तो भारत में रोजगार विहीन समृद्धि नहीं है, बल्कि इनका मानना है कि भारत में अल्प रोजगार की स्थिति है। अगर आप चेंज करके आप इस बात को लिखेंगे कि भारत में नीति आयोग और अन्य अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत में रोजगार विहीन समृद्धि की अपेक्षा अल्प रोजगार की स्थिति है। अल्प रोजगार की स्थिति है, इसका क्या मतलब है? अल्प रोजगार की स्थिति है, व्हाट इज अल्प रोजगार? अंडर एम्प्लॉयमेंट। ध्यान से समझना, अल्प रोजगार भी एक प्रकार की बेरोजगारी ही होती है। अल्प रोजगार भी एक प्रकार की बेरोजगारी ही होती है। अल्प रोजगार वह स्थिति होती है, ध्यान से समझना, अल्प रोजगार चाहो तो उसको डिफाइन भी करना, जरूर डिफाइन करना है अल्प रोजगार को। अल्प रोजगार वह स्थिति होती है जहां व्यक्ति को उसकी कार्यकुशलता या शैक्षणिक योग्यता के मुकाबले कम रोजगार मिलता है। यानी अगर हम बात करें अल्प रोजगार की, तो अल्प रोजगार दो प्रकार का होता है, एक होता है दृश्य और दूसरा क्या होता है? अदृश्य। दृश्य का मतलब है कि जितना निर्धारित घंटा होता है काम करने का, मान लीजिए 8 से 9 घंटे का काम, उसकी जगह किसी श्रमिक को अगर 3 से 4 घंटे का ही काम मिले तो उसको 3 से 4 घंटे का ही वेतन मिलेगा। अब वो व्यक्ति रोजगार में तो है, लेकिन अल्प रोजगार का शिकार। दूसरा होता है अदृश्य। मान लीजिए एक पीएचडी होल्डर अगर पियोन का काम करे, चपरासी का काम करे, पीएचडी होल्डर एक चपरासी का काम करता है, तो उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उसको क्या काम मिल रहा है? उसके बहुत कम काम मिल रहा है, बहुत कम योग्यता में उसको काम मिल रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अल्प रोजगार की स्थिति। और भारत में अल्प रोजगार की स्थिति व्यापक है, यानी यहाँ लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकुशलता और दक्षता या शैक्षणिक योग्यता से कम काम कर रहे हैं। जो उनको मिलता है, जो उनको मिलना चाहिए, जिस हिसाब से उनको काम मिलना चाहिए, उसके मुकाबले उनको कम काम मिल रहा है, इसी को कहा जाता है अल्प रोजगार की स्थिति। और ये अल्प रोजगार की स्थिति दिखाई दे रही है। नीति आयोग और अन्य अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत में ये रोजगार में तो है, लेकिन ये किस प्रकार की बेरोजगारी है? ये अल्प रोजगार की स्थिति में, और अल्प रोजगार भी एक प्रकार की बेरोजगारी है। एकदम क्लियर समझ में आया? अब बात आता है इसका प्रभाव, रोजगार विहीन समृद्धि का प्रभाव क्या होगा? प्रभाव तो हम क्या देखते हैं कि इससे गरीबी में वृद्धि होती है। मानी सी बात है, ये गरीबी को क्या करता है? बढ़ाता है, गरीबी में वृद्धि करता है। आय की असमानता में वृद्धि करता है, इनइक्वालिटी को बढ़ाता है, आय की असमानता में वृद्धि करता है, हाँ या ना? फिर क्षेत्रीय विषमता को बढ़ाता है, या क्षेत्रीय विषमता को बढ़ाता है कौन? रोजगार विहीन समृद्धि। क्योंकि रोजगार विहीन समृद्धि मतलब एक प्रकार की बेरोजगारी है, और बेरोजगारी और गरीबी के बीच में एकदम प्रत्यक्ष संबंध होता है। एक व्यक्ति बेरोजगार है इसलिए वो गरीब है, और एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो बेरोजगार है, तो गरीबी और बेरोजगारी के बीच तो प्रत्यक्ष संबंध है। और जब बेरोजगारी बढ़ेगा तो मानी सी बात है, असमानता बढ़ेगा, आय की असमानता बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश कम होगा, गरीबी बढ़ेगा, तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर स्थिति नहीं माना जा सकता। इसका प्रभाव बहुत नकारात्मक रूप से अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसी बात है, जब लोगों के पास काम नहीं होगा तो खर्च कैसे करेंगे, और जब खर्च नहीं करेंगे मतलब डिमांड कैसे करेंगे, मांग कैसे करेंगे? और सीधी सी बात है, अगर हम बात करें y = c + i + g + x - m, यही तो है जीडीपी हमारा गणना। तो मानी सी बात है कि जब सी डिमांड नहीं करेगा, सी का डिमांड कम हो जाएगा, तो आई भी अपना निवेश खर्च को कम कर देगा ना, आई भी कम कर देगा। जी के पास तो ऐसे ही खर्च कम होता है, बचत कम होता है, वो तो बेचारा उधार ले लेकर के खर्च करता है। तो क्या होगा? इसका पूरा प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? जीडीपी पर ही मिलता है कि जीडीपी कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मांग कम हो जाता है अर्थव्यवस्था में। तो बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि रोजगार होगा तो लोग खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे, उपभोग खर्च बढ़ाएंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसी, निजी उपभोग खर्च तेजी से बढ़ेगा। जितना निजी उपभोग खर्च बढ़ता है, क्योंकि जीडीपी में निजी उपभोग खर्च का ही, प्राइवेट फाइनल निजी अंतिम उपभोग खर्च का योगदान 60 से 65% होता है, तो इसका बढ़ना जरूरी तब होगा जब लोगों को पर्याप्त रोजगार मिले। और अंतिम में अगर हम लोग बात करें कंक्लूजन में, मतलब आगे की राह, मतलब सरकार के प्रयास, सरकारी प्रयास, तो आपको हर प्रयास लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। जैसे सरकार विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को चला रही है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर जोर दे रही है, और पीएलआई योजना पर जोर दिया जा रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर जोर दिया जा रहा है, ताकि हम किसी भी तरह ये दोनों के द्वारा हम किसको बढ़ावा दें? सरकार का जोर है कि विनिर्माण क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, और जितना विनिर्माण क्षेत्र बढ़ेगा उतना ही गुड और क्वालिटी जॉब बढ़ेगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, हमारा जो रोजगार का लोच है, लोच दर, वो तेजी से बढ़ेगा। ये भी बहुत जरूरी है। और
सबसे बड़ी बात है कि कुशलता बढ़ाना श्रमिकों की बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसे में वो सेवा क्षेत्र में भी रोजगार ले पाएंगे, तो उसके लिए कुशलता की बहुत जरूरी, कुशलता बढ़ाना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 को शुरू किया गया। 3.0 जो मांग आधारित है, जैसा उद्योग में, सेवा क्षेत्र में जो डिमांड है उसी के अनुसार कौशल देना श्रमिकों को। यानी पहले आपूर्ति आधारित होता था कि हम जो भी कौशल देंगे दे देंगे, लेकिन अब जो डिमांड होगा उस इंडस्ट्री का या उस क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र का, उसी के हिसाब से लोगों को कौशल दिया जाए। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर ध्यान देना। फिर मुद्रा योजना को बढ़ावा देना, मुद्रा योजना को बढ़ावा देना, जहां पर लोगों को रोजगार के साथ साथ स्व उद्यम बढ़ाना। माने रोजगार तो ठीक है, लेकिन स्व उद्यमी बनाने पर जोर देना। तो मुद्रा योजना है, स्टैंडअप योजना है, स्टार्टअप योजना है। ये सब क्या है? ये सब स्व उद्यमी बनाने पर जोर है कि लोगों को स्व उद्यमी बनाया जाए। क्यों? रोजगार, स्व उद्यमी बने। इससे वो क्या होगा? अपने तो उद्यमी बनेंगे, साथ में लोगों को भी रोजगार देंगे। तो जरूरी है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? मुद्रा योजना, स्टैंडअप योजना और स्टार्टअप जैसी योजना को चला रही है। रोजगार प्रोत्साहन योजना सरकार चला रही है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर रोजगार योजना को चलाया जा रहा है। मनरेगा को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जो कौशल युक्त नहीं है उनको आसानी से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिले। तो ये सब सरकार के वो प्रयास है जिसके द्वारा सरकार क्या कर रही है? सरकार कहीं ना कहीं देश में रोजगार बढ़ाने पर जोर दे रही है। सरकार क्या कर रही है? श्रम आधारित उद्योगों पर जोर दे रही है। किसमें? मेक इन इंडिया कार्यक्रम और PLI योजना के द्वारा। तो ये आपका कंक्लूजन में होकर के और भी 2-4 प्रयास आप सकते हैं, इतना पर्याप्त है, आपके 200 वर्ड पूरे हो जाएंगे। तो ये हम लोगों का आज का आंसर है, क्वेश्चन का डील है। एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या ये क्वेश्चन की डिमांड हम लोग कर पाए कि नहीं कर पाए। जल्दी से एक बार रिव्यू कर लेते हैं फटाफट। हाल के समय में भारत में आर्थिक समृद्धि की प्रगति का वर्णन अक्सर नौकरी विहीन समृद्धि से किया जाता है। आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के प्रश्न में तर्क दीजिए और आप सहमति रखेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक काउंटर आर्गुमेंट अल्प रोजगार का देंगे, ठीक है। अब इसका आप प्रारूप कैसे बनाएं? प्रारूप बनाया मैंने है कि रोजगार विहीन समृद्धि, थोड़ा सा आंकड़ा, फिर कारण, प्रभाव, अल्प रोजगार, सरकारी प्रयास। लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी आप दिखाएंगे आंकड़ों के साथ। डन। अब आप बताएंगे रोजगार विहीन समृद्धि है क्या? आप बता रहे हैं कि सर समृद्धि दर बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। ये रोजगार सहित समृद्धि है। लेकिन जब समृद्धि दर बढ़ रहा है, GDP बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन अपेक्षित रोजगार नहीं बढ़ रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको रोजगार विहीन समृद्धि कहा जाता है। यानी ये बिना रोजगार, बिना माने उस वृद्धि से, उस स्तर से रोजगार नहीं बढ़ रहा है जैसा GDP वृद्धि दर बढ़ रहा है। फिर इसका मतलब है जब अर्थव्यवस्था में रोजगार स्तर में वृद्धि की तुलना में समृद्धि दर में अधिक वृद्धि हो, अर्थात GDP वृद्धि दर में बढ़ोतरी की तुलना में रोजगार में अपेक्षित वृद्धि ना हो, तो इसे हम रोजगार विहीन समृद्धि की स्थिति कहा जाता है। तो इसे रोजगार विहीन समृद्धि कहा जाता है। और भारत में पिछले 2 दशकों में रोजगार विहीन समृद्धि की स्थिति देखी गई है। औसत GDP वृद्धि दर भारत में 5% से अधिक रहा है। नए जो श्रम बल में जुड़ रहे हैं हर साल वो 10 मिलियन लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन रोजगार केवल 2 ही मिलियन लोगों को मिल रहा है। तो इसका मतलब 8 मिलियन लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमारे देश में रोजगार की लोच दर बहुत कम होती जा रही है। अब रोजगार की लोच दर क्या होता है? जो रोजगार की वृद्धि दर और GDP वृद्धि दर के अनुपात को बताता है। हम क्या देखते हैं कि 1971-72 में रोजगार की लोच दर 0.52, जब हमारा GDP वृद्धि दर 3 से 4% था। लेकिन बाद में 2000 तक आते तक GDP 8 से 9% में आ गया, लेकिन हमारा रोजगार का लोच दर लगातार कम होता जा रहा है। और रोजगार का लोच दर जितना अधिक होगा उतना ही अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। ये शून्य तक पहुंचने वाला है। फिर इसका मतलब स्थिति भयावह है साहब। फिर नीति आयोग का नीति आयोग का मानना है क्या? इससे पहले हम लोग आ जाते हैं कारण में। इससे पहले क्या आ जाते हैं? कारण में। तो कारण में हम लोग कहाँ देख रहे हैं? कारण में आते हैं कारण में अगर देखें तो क्या क्या कारण है? एक है विनिर्माण क्षेत्र पर्याप्त रोजगार सृजित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र ही उतना प्रगति नहीं कर पा रहा है। एक स्टैग्नेंट हुआ है, 15-16% में ही स्टैग्नेंट है, ठीक है, स्थिर हो रखा है। कृषि में लगभग 45% रोजगार माने लोग हैं, लेकिन ये प्रछन्न और असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देता है। GDP में इसका योगदान भी कम है। अब यहाँ से लोग कहाँ जाएंगे? विनिर्माण, वहाँ भी रोजगार नहीं। सेवा पूंजी आधारित है, वो रोजगार दे ही नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ कौशल, अत्यधिक कुशल लोग चाहिए। निवेश FDI से आ रहा है, लेकिन सेवा क्षेत्र में आ रहा है, और आ भी रहा है तो तकनीक आधारित उत्पादन को बढ़ा रहा है, जो कि GDP तो बढ़ा रहा है, लेकिन अपेक्षित रोजगार नहीं बढ़ा रहा है। अनौपचारिक क्षेत्र ज्यादा है तो डेटा का अभाव है, यहाँ श्रमिकों में कौशल विकास की कमी है। तो कहीं ना कहीं ये वो सारे कारण है जो भारत में रोजगार की समृद्धि को बढ़ा रहे हैं। अब नीति आयोग और अन्य अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अल्प रोजगार की स्थिति है, यानी व्यक्ति को उसकी क्षमता और कार्य घंटे से कम काम मिल रहा है, तो उसका अल्प रोजगार का स्थिति कहा जाता है। ये भी प्रकार की बेरोजगारी है। और इसका अगर प्रभाव देखें रोजगार की समृद्धि का, तो गरीबी बढ़ा रहा है, असमानता बढ़ा रहा है, क्षेत्रीय क्षमता को बढ़ा रहा है, बचत कम कर रहा है, खर्च कम कर रहा है, जिससे निवेश कम हो रहा है, जिससे GDP पर प्रभाव पड़ रहा है। यानी हम GDP को हम उतनी तेजी से नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आगे की राह सरकार क्या कर रही है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम, PLI, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टैंडअप, मुद्रा योजना द्वारा हम स्वावलंबी यानी स्व उद्यम को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और मनरेगा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शारीरिक श्रम पर आधारित हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जो कम कुशल है, अकुशल है, उनको हम रोजगार भी दे रहे हैं शारीरिक श्रम पर आधारित। तो इसके द्वारा सरकार कहीं ना कहीं रोजगार की समृद्धि को दूर करने का प्रयास भी कर रही है, ठीक है। चलो इसी के साथ हमारा आज का क्लास समाप्त हुआ। गौरव, मैं देखिए क्लास में थोड़ा सा एक बार इसको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो एक बार इसको समझ लीजिएगा। कल शाम वाली क्लास में मैं 5 मिनट इस पर बोल दूंगा। तो ये फटाफट सर को गुड नाइट बोलो। क्लास खत्म हुआ और पक्का इसका आप क्या करेंगे? इसका आप आंसर लिखेंगे और लिखकर, मैं आज भी बोल रहा हूँ लेकिन जल्दी इसको लिख करके आप इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। चलो फिर आज के क्लास में यही समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा करके पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, खासकर संडे की क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और द बेस्ट। बाय, गुड नाइट।